Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. चलिए भाई, आइडेंटिफाई करो. Mg, लेड एंड Mg. Pb बोले तो लेड है, लेड Mg को नहीं कर सकता. राइट, तो लास्ट वाला होगा फिर आयन कैन डिस्प्लेस कॉपर. कॉपर सल्फेट वाले को तो ऑब्वियसली कॉपर को डिस्प्लेस कर ही सकता है वो. तो लास्ट वाला आंसर करेक्ट रहेगा फिर. प्लीज चेक आउट इफ द लास्ट आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू डिस्प्लेस इट. ओके, डी. Which of the following figures correctly describe the process of electrolytic refining? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसमें किसमें बराबर है? ओके, पहले कनेक्शन चेक करो. फर्स्ट चेक द कनेक्शन. कैथोड एनोड के कनेक्शन चेक कर लो. ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है कैथोड. ये तो गलत है ना. पॉजिटिव कैथोड को कैसे होगा? पॉजिटिव एनोड को रहता है. ये पॉजिटिव एनोड कैथोड कनेक्शन बराबर है इसका. पॉजिटिव निगेटिव बराबर है. पॉजिटिव निगेटिव कनेक्शन बराबर है बाकी के तीनों का. इम्प्यूरिटीज नीचे, इम्प्यूरिटीज सबके बताए गए हैं. अच्छा, वो Cu2+ किस में जमा होना चाहिए? जो हमारा कॉपर है वो किसके ऊपर जमा होना चाहिए, कैथोड के एनोड? इट इज पॉजिटिव. किसके ऊपर जमा होना चाहिए? कैथोड के ऊपर. ओके, प्लीज चेक किस में कैथोड पे जमा हो रहा है. ओके, इसके अंदर एनोड पे जमा हो रहा है. डी वाले में एनोड पे जमा हो रहा है. यू कैन सी एनोड पे जमा हो रहा है वो. तो दिस इज अ रॉन्ग वन. राइट, ये रॉन्ग हो गया. तो आपके पास दो ऑप्शंस है, इधर यू गो फॉर बी या फिर इधर यू गो फॉर सी. क्या लगता है? यहाँ पे से जो कनेक्शन है वो यहाँ पे लगाया गया है. पॉजिटिव एनोड एंड देन कैथोड. Cu2+ किस पे जमा हो रहा है? आपके कैथोड के ऊपर. एंड इसके अंदर क्या किया गया है? ये बताया गया है ऐसा. तो कौन सा लोगे ऑप्शन? सी. ओके, सी क्यों बराबर है? वाई नॉट बी? देखो, भले ही तुमने पॉजिटिव को लगाया, ये भले ही तुमने नेगेटिव को लगाया, लेकिन जो तुम्हारा मड है, वो गंदगी किसके नीचे चाहिए? एनोड के नीचे चाहिए. और यहां पर किसके नीचे बताया? वो कैथोड के नीचे बताया गया. तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है. लेट मी शो इट टू यू अगेन. वो एनोड के नीचे क्यों रहता है? क्योंकि आप वो जो इम्प्योर मेटल है आपका, वो इसके ऊपर लगाया ना तुमने, एनोड को लगाया, इम्प्योर वाला इधर लगाया. तो वो जैसे ही उसमें का गंदा मटेरियल निकलता है वो सब नीचे वहीं पे जमा हो जाता है. ऐसा है वो. ठीक है, तो आंसर वुड बी व्हाट? आंसर वुड बी सी एंड नॉट बी. लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं. ओके, सो व्हाट आर अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? देखो जनरली कैसा होता है, अगर आपका मेटल ऑक्साइड है तो अपने को सेकंड लेसन ने क्या सिखाया है एसिड बेसिस के, कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में. राइट. अब प्रॉब्लम क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है कि जो दोनों तरीके से बिहेव करता है. मतलब अगर उसके सामने एसिड आ गया तो वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, और उसके सामने अगर बेस आ गया तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है. उसके कुछ दो एग्जाम्पल दिए हैं. Al2O3 रिएक्टिंग विथ एसिड एंड रिएक्टिंग विथ बेस. दोनों ही सूरतों में वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. दोनों ही सूरतों में वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. राइट. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. मतलब अगर ये एसिड है तो Al2O3 यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है? एक बेस की जैसे. और यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है? एज एसिड के जैसे. ऐसा है वो. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अम्फोटेरिक. ठीक है.
चलिए आगे बढ़ते हैं, वो तो हो गया। इकबाल ट्रीटेड अ लस्टरस डाइवेलेंट एटम, एक मिनट आगे बढ़ने के पहले पूछ लेते हैं। चलिए बोलिए। Iqbal treated a lustrous divalent element M with sodium hydroxide. He observed the formation of bubbles in the reaction mixture. He made same observation when this element was treated with hydrochloric acid. Suggest how he can identify the produced gas. Write chemical equations for both the reactions. Okay, किसी कोई डायवैलेंट लस्टरस एलिमेंट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए हैं। ओके, और बबल्स मिले उसको कुछ किसी गैस के, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? बोलो, क्या लगता है? एनी आइडिया, वन वर्ड में बताओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लस्चरस है मतलब कौन होगा? ये मेटल, एग्रीड। लस्चरस अगर है तो मेटल है। अब वो बोल रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसने कुछ रिएक्शन की, मतलब M+NaOH, इट प्रोड्यूस समथिंग, कुछ बनाया उसने, कुछ गैस वगैरह बना। ही मेड द सेम ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस एलिमेंट वाज ट्रीटेड विद HCl। जब हमने HCl के साथ रिएक्शन की तब भी हमको गैस मिला। ओके, तो दे मस्ट हैव क्रिएटेड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट? तो जो गैस बनी है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। आपको इतना बता दो, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करके बता दो। पॉप साउंड, पॉप साउंड कौन सा? वो बर्निंग स्टिक वाला, राइट? बर्निंग कैंडल या फिर कुछ वो स्प्लिंटर वगैरह लाके यू कैन फाइंड आउट। पॉप साउंड होगा तो यू कैन आइडेंटिफाई कि वो हाइड्रोजन है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखना है। ओके ठीक है, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर अगर वो डायवैलेंट है, तुम देख सकते हो यहाँ पे डायवैलेंट, मुझे वैलेंसी बता सकते हो वो एम की, वो एम एलिमेंट की वैलेंसी बता सकते हो इफ दे आर सेइंग इट इज डायवैलेंट? 2, 2 होगी ना? ओके ठीक है, तो फिर रिएक्शन करवा दें। M प्लस तुम्हारा HCl ले लो पहले, क्या बनाएंगे? M की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस करके क्या बनाएंगे बोलो? MCl2, MCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, व्हाट अबाउट NaOH? अब तुमको तो पता है ये Na भी मेटल है, M भी मेटल है। अब इशू ये है कि ये कौन सा बनाएंगे? जिंकेट वाला बनाएंगे, राइट? जिंकेट, डेफिनेटली जिंकेट बनाएंगे। ओके, सो कैन वी जस्ट से कि वो इस तरह बनाएंगे Na2 जिंकेट वाला ग्रुप, एंड दैट विल जस्ट क्रिएट MO2 हमारा, क्योंकि ओरिजिनल जिंक के साथ कैसी रिएक्शन थी? वो जिंक प्लस NaOH गिव्स NaZnO2 ना। ओके, सोडियम जिंकेट वैसा। तो हमने क्या लिखा है? Na2MO2, एग्रीड। एंड व्हाट अबाउट ये आपका हाइड्रोजन गैस H2? ये रिएक्शन इज ओके विथ यू? दोनों लिख के ले लो प्लीज, आपके बुक में नहीं है उधर, सो यू कैन राइट डाउन दिस टू रिएक्शन। ये तो इजी जाएगा, सेकंड वाला प्लीज लिख लो, Na2MO2, ओके, Na2ZnO2, हाँ सॉरी वो रह गया था। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिख लिया? प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर रिटन द बोथ द रिएक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37, HCl एंड NaOH का। डन? दोनों रिएक्शन लिख दिए तुमने तुम्हारे एग्जाम्पलार में या फिर नोटबुक में, वेर एवर यू आर राइटिंग? चलिए देन। During extraction of metals, electrolytic refining is used to obtain pure metals. Which material will be used as anode and cathode for refining of silver metal by this process? Okay, बोलो भाई। आप रिफाइनिंग के लिए कुछ करते हो ना, एनोड पे क्या लगाए, कैथोड पे क्या लगाए? क्या लगाएंगे? जल्दी बताओ। एनोड पे क्या होगा? इम्प्योर, एग्रीड। एनोड पे क्या होगा? इम्प्योर होगा, इम्प्योर मटेरियल। इम्प्योर क्या? सिल्वर। ओके, इम्प्योर सिल्वर। ओके, और कैथोड पे? अ पीस ऑफ प्योर सिल्वर, राइट? एक छोटा सा पीस होगा। ओके, तो प्योर कॉपर रखेंगे, प्योर।
प्योर सिल्वर, सॉरी। सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोलाइट तुमको पता है ना, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल के यूज करेंगे? सिल्वर सॉल्ट, एनी सिल्वर सॉल्ट, एनी सिल्वर सॉल्ट सॉल्यूशन विल डू। एग्रीड। हाँ, सिल्वर सल्फेट वगैरह कोई भी सिल्वर सॉल्ट सॉल्यूशन चलेगा। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट? एनोड पे भी कैथोड पे? जल्दी बताओ। क्या वो तो ऊपर ही लिख दिए थे हमने, फिर भी वो डबल आंसर मांग रहे हैं। ओके। अरे बाबा, सिल्वर मेटल है ना, पॉजिटिव आयन तैयार करेगा, किसी नेगेटिव पे जाएगा ना वो तो। नेगेटिव कौन रहता? हु इज नेगेटिव? अरे सिल्वर सपोज टू क्रिएट पॉजिटिव आयन शुड गो ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड, कैथोड, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये मेटल है, पॉजिटिव आयन बनाएगा सॉल्यूशन में। कैसे होगा? Why should the metal sulfides and carbonates be converted to metal oxide in the process of extraction of metal from them? बोलो भाई, क्यों? क्यों करते हो ऐसा? बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ऑप्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स। वही घिसा पिटा रीजन तुम्हारा। घिसा पिटा रीजन लिख दोगे? बोलो भाई। ओके। Generally, when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated, but when metals except Mn and Mg treated with HNO3, hydrogen is not liberated. Why? Okay, hydrogen क्यों liberate नहीं होता है HNO3 के साथ? What is the reason? Because HNO3 is what? HNO3 क्या है? अरे HNO3 क्या है? अभी इतना तो बोल रहा हूं मैं। HNO3 is a strong oxidizing agent. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निकले हुए पानी, वो हाइड्रोजन को पानी बना देता है ना वो, ऑक्सीजन देके। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। दैट्स व्हाई। कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। थर्मिट रिएक्शन याद है? थर्मिट, थर्मिट रिएक्शन। इट वाज बिटवीन एल्यूमिनियम एंड व्हाट? ऐसा वो एकदम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये वाला थर्मिट रिएक्शन। किसके बीच में रिएक्शन है? रिएक्शन बिटवीन iron oxide and aluminium, right? Iron oxide and aluminium. Okay. So X, compound X क्या होगा? Iron oxide. Is it okay with you? Compound X होगा iron oxide, iron 3 oxide, Fe2O3. Okay, लिखो वहां पे iron 3 oxide. That is Fe2O3. Identify the compound X, वो कर लिया हमने। Name the reaction. Reaction का नाम बता दो। क्या नाम है इसका? कौन सा टी रिएक्शन, क्या नाम है उसका? थर्मिट, थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन। ओके। एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑल अबाउट? क्या डालते हो आप? Fe2O3 में एल्यूमिनियम डालते हो, राइट? ओके, क्या बनाता है उसमें से? Fe2O3 में से वो एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर देता है, राइट? Fe2O3 में एल्यूमिनियम आयन को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, और क्या बनाएगा? Al2O3। और क्या सेपरेट निकलेगा? आयन सेपरेट निकलेगा। प्लस और क्या जनरेट होता है? हीट। ये कर लोगे, बहुत ही इजी रिएक्शन है रे, वो डिस्प्लेसमेंट पे चलती है। Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयन एंड हीट एक्स्ट्रा लिखना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। वेरी सिंपल। ओके। ओके, सो लास्ट टाइम जो हम लोग पॉइंट बात कर रहे थे, दैट वाज अबाउट कि लो रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा था कि उसको सिर्फ हीट करना है, राइट? मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, पहले पहले ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसका, मतलब ऑक्साइड बना रहे हो उसका। एंड नेक्स्ट टाइम व्हाट यू टू डू इज जस्ट हीट इट अप।
वो इतने लो रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं कि दे जनरली जस्ट कन्वर्ट देमसेल्व्स किसके अंदर करते हैं, कन्वर्ट खुद को इन देयर पर्टिकुलर मेटल्स। ऑल यू हैव टू डू इज खाली हीट करना है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन के बाद डायरेक्टली मेटल मिल जाता है अगर आप हीटिंग कंटिन्यू रखो तो। लेकिन मेटल के अंदर जो आपके इसके थे मिडल एक्टिविटी सीरीज के, उनका थोड़ा सा इशू है। उनके डिपेंड करता है कि आपके सल्फाइड्स के ओर हैं कि कार्बोनेट्स के ओर हैं। अगर सल्फाइड्स के ओर हैं तो आपको रोस्टिंग लगेगा, और अगर आपके कार्बोनेट के ग्रुप्स हैं तो कैल्सिनेशन प्रोसेस लगेगा। रोस्टिंग के अंदर आपका एक्सेस एयर होता है एंड कैल्सिनेशन के अंदर लिमिटेड एयर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है, पहले के जैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे पहले किया था लो रिएक्टिविटी सीरीज में वैसा ही ऑक्सीडेशन करेंगे। लेकिन आगे जाके सिर्फ हीट से काम नहीं बनेगा, हम लोगों को अगर वो उसका ऑक्सीजन अगर निकालना है तो वी लिटरली हाउ टू लेट से रिड्यूस करना पड़ता है। और रिडक्शन के लिए हम लोग किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का। तो ZnO जो हमारा ऑक्साइड बन गया है, तुम ZnS लो या फिर Zn लेट से जिंक कार्बोनेट लो, डजंट मैटर सल्फाइड की कार्बोनेट ग्रुप है। ऑल यू टू डू इज हीट इट अप। हीट करने के बाद इट जनरली कन्वर्ट्स देमसेल्व्स टू ZnO एंड उसको फिर रिड्यूस करना है। ऑक्साइड तो मिल गया, सो बोथ ऑफ दीज आर ऑक्सीडेशन। एंड फिर उसके बाद क्या मिलता है अपने को, ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट रिड्यूस इट, खाली रिड्यूस करना। सो इट्स क्वाइट सिंपल एज दैट। हाँ, इस वाला जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड एयर सप्लाई है, इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड एयर सप्लाई। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन नहीं होगा, जिंक कार्बोनेट होगा लेकिन ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग इसके साथ, ऐसे नहीं करते हम लोग, +O2 की जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस प्रोसेस डजेंट वर्क लाइक दैट। आपको क्या करना है, लिमिटेड एयर में उसको हीट करना है, दैट मीन्स ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसका खाली CO2 गैप निकलता है और ZnO ऑक्साइड उसी से बनता है। सेम से आपने क्या मिलता है, ZnO एंड CO2, दैट्स इट। मतलब इट वर्क्स लाइक समथिंग लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जैसा काम करता है ये। सो दिस इज हाउ वी गेट आवर जिंक टिल नाउ। अभी आगे का देखते हैं, ये हमारा हो गया था लिटरली अबाउट मिडिल एक्टिविटी सीरीज। अब उससे भी भयानक हमारे पास है, दैट इज टॉप एक्टिविटी सीरीज, लेकिन उसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन है वो देख लेते हैं। Besides using carbon to reduce metals oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको वो कार्बन हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं है। कार्बन कब यूज किया हमने, ये वाला कार्बन। वो बोल रहे हैं कि कार्बन इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आप रिडक्शन के लिए यूज करो, आप उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट का भी यूज कर सकते हो। मतलब वी आर ट्राइंग टू डिस्प्लेस सपोज लेट्स से द मेटल फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर ऑक्साइड या फिर सॉल्ट व्हाटएवर इट इज, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। ओके, डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। मतलब वो दो मेथड आपको बोल रहे हैं, एक बार आपको ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया, इसमें से अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी मेटल चाहिए, तो यू हैव टू वेज। कौन से, फर्स्ट यू इधर कार्बन के साथ रिड्यूस कर लो, आप कार्बन के साथ रिडक्शन रिएक्शन कर लो, तो फिर उसका ऑक्सीजन निकल जाता है, मेटल मिल जाएगा आपको। या फिर यू डू वन थिंग, यू यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए चलो मान लो ये हमारा मेटल है, जिंक ऑक्साइड लो, और मान लो कोई हम लोग यूज कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर मेटल टू सपोज डिस्प्लेस दिस जिंक, तो कौन सा मेटल यूज करना पड़ेगा, तो वो तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स हमारा रिएक्टिविटी सीरीज कौन सा है, प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज, राइट। अगर हमको जिंक को रिप्लेस करना है, जिंक कहां पर है, यहाँ पे ये रहा जिंक, मतलब वी हैव टू यूज फ्रॉम विच वन, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए, जो ब्लैंक स्पेस है, मैं जो ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है इसके अंदर मैं किसको डाल सकता हूँ, इन लोगों को, मतलब उसके आगे वालों को डाल देना है जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, क्योंकि तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स ओनली इफ आपके पास हायर रिएक्टिविटी का कोई मेटल हो। तो पोटेशियम या फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें से तुम कुछ भी डालो, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल स्टिल वर्क। तो देर आर टू वेज, लेट अस सी उन्होंने कौन सा किया। For example, when manganese or dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. Okay, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मैंगनीज है और एल्यूमिनियम है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो डिस्प्लेस कर रहे हैं। एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा, मैंगनीज को डिस्प्लेस करेगा, तो मैंगनीज अलग निकल जाएगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज Al2O3।
लेकिन इस रिएक्शन का इशू है, देखो टेक्निकली द रिएक्शन शुड वर्क समथिंग लाइक दिस, MnO2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसको हटा रहा है, मैग्नीज को हटा रहा है। अब उसकी वैलेंसी सपोज लेट अस से एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट प्लस Al2O3 बना देगा। ऐसा रिएक्शन काम करना चाहिए, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, इस रिएक्शन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा तैयार होता है एंड दैट एक्स्ट्रा इज हीट। मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है। ये रिएक्शन स्पेशली कुछ देने का रीजन, पहला वो तुमको ये बता रहे कि कार्बन के साथ रिडक्शन करना इज नॉट दी ओनली वे, आप उसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा वो क्या बता रहे हैं, ये स्पेशल रिएक्शन क्यों है कि इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं कमर्शियली। तो क्या यूज है इसका, तो दिस रिएक्शन आप देख सकते हैं काफी हीट तैयार होती है इसके अंदर, ट्रिमेंडस हीट, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक, इट छोटी मोटी हीट नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। ये चीज ध्यान में रखना है, वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या, जो मेटल आपका बन रहा है वो मोल्टन स्टेट में तैयार होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन, मतलब सेमी लिक्विड स्टेट में। मतलब ये रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने को जनरली सॉलिड मिलना चाहिए ना मेटल बोले तो अपने को इतनी गर्म रिएक्शन है ये कि अपने को ये किस में मिलता है, मोल्टन स्टेट में। ये उसका इशू है, मतलब ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक है कि मोल्टन स्टेट पे अपने को मेटल्स मिल रहे हैं। अब उसका फायदा क्या है, देखो इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, देखो कैसा रिएक्शन करवा रहे हो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। क्या एल्यूमिनियम सच में रिएक्टिव है आयरन से, लेट अस चेक। ये रहा मेरा एल्यूमिनियम, दिस इज माय एल्यूमिनियम एंड दिस इज माय आयरन। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा वो। तो Fe2O3 ये ऑक्साइड हमको मिला, उसके बाद हमने एल्यूमिनियम डाला उसके अंदर, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया, क्रिएटेड Al2O3, आयरन मिल गया, करेक्ट, एंड हीट मिल गई। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, मोल्टन स्टेट में मिलता है, राइट, वट एवर द मेटल वी गेट इट इज इन मोल्टन स्टेट, ये मोल्टन स्टेट में होता है। ओके, तो इसका फायदा क्या है फिर, तो इन फैक्ट द रिएक्शन बिटवीन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड लेट्स से मशीन पार्ट्स। तो देखो मान लो आप रेलवे ट्रैक डाल रहे हो, रेलवे ट्रैक को तुमने देखा ही होगा एटलीस्ट मूवीज में, रेलवेज में, किधर तो भी देखा होगा। तो जो ट्रैक्स होती हैं वो किसके बने वाले रहते हैं, आयरन पीसेस, राइट, एंड वो लंबे लंबे रॉड्स बनाते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो कंटिन्यूस रॉड नहीं बनाते, मतलब दिस रॉड फिर उसके आगे एक दूसरा रॉड डालते हो ऐसा, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन, मैं ऐसे मतलब ऐसे उनके पास रॉड्स है, रॉड के रॉड एक के बाद एक। अब इसके अंदर हम लोग गैप नहीं रख सकते, गैप रखेंगे तो रेलवे स्लिप हो जाएगी, तो हमको इस गैप को बंद करना पड़ता है। तो कैसे करें, उसको ज्वाइन करके, नाउ ज्वाइन करने के लिए हम लोग कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, ये वाली, दिस वन। इसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछता है, इट्स कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। तो बेसिकली थर्मिट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ exothermic reaction also and displacement reaction also, in which your aluminium is displacing iron from its oxide, और फिर ये हीट बनती है। हीट के बाद कैसा, ये आपका मोल्टन बन रहा है ना आयन, वो एकदम मेल्ट लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो उस गैप में भर जाता है, वो जो आपका जो गैप है ना बीच में, उस गैप में वो भर जाता है, मेल्ट मेल्ट होके मोल्टन स्टेट में, और फिर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इन दोनों का जो जॉइंट है वो बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन। कैसे करवाते हैं, Fe2O3 ले लो, एल्यूमिनियम डालो, एल्यूमिनियम उस आयन को ये करेगा, डिस्प्लेस करेगा, Al2O3 बनाएगा, आयन बनाएगा, हीट बनाएगा। यही हीट की वजह से ये आयन किस में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, और इसी मोल्टन स्टेट की वजह से हम लोग दो ट्रैक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। चलिए कुछ पूछ लेते हैं इसके अंदर, अगर डाउट है तो टू द रेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हिटिंग विद कार्बन। तो आगाव लोग हैं, मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि हम लोग सिर्फ उसको हीट करके कार्बन के साथ उसको रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ sodium, magnesium, calcium, aluminium to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. तो ये इशू है। हम लोग उसमें का देखो मान लो आपके पास मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास सपोज लेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है,
एंड इफ मैग्नीशियम ले लो, नहीं तो ये एक ले लो, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया तो भी चलेगा। लेट अस टेक कोई ऐसा एग्जांपल कि जो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिविटी का है, कैल्शियम को ले लेते हैं। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड है सपोज, ठीक है, और इसमें से हम लोग कैल्शियम को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमने कार्बन डाल दिया। हमारे पास दो मेथड है ना, एक तो डिस्प्लेसमेंट करवा दो, नहीं तो रिड्यूस करवा दो, हम रिड्यूस का मेथड यूज कर रहे हैं। तो कार्बन ने टेक्निकली कैल्शियम को हटा के ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाना चाहिए, लेकिन इशू क्या हो रहा है यहाँ पे कि कार्ब ये जो कैल्शियम है इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो ऑक्सीजन को चिपक के रह सकता है, या फिर वो कार्बन को चिपक के रह सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम इज मोर, उसकी एफिनिटी किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। व्हाट डू यू मीन बाय एफिनिटी? एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। ओके, तो कैल्शियम का अट्रैक्शन ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास एज कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन तो आ जाता है वहां पे कि भाई बॉन्ड बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। कैल्शियम बोलता है मैं, मेरी काफी एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब बेसिकली कैल्शियम इज मोर अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन, इज नॉट रेडी टू लीव दैट ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये मेथड काम नहीं करेगा। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दूसरा मेथड क्या है? इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन। पहला मेथड तो फेल हो गया हमारा, मतलब कार्बन वाला रिडक्शन वाला मेथड काम नहीं कर रहा है। व्हाट इज द अनदर मेथड? हमने दो मेथड पढ़े हैं अभी तक, टू रिमूव ऑक्साइड एंड मेटल को सेपरेट करना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर काम करता है, रिएक्टिविटी के ऊपर, करेक्ट। अब तुम मुझे बताओ, अगर 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 हमको ये वाले एलिमेंट चाहिए, कौन से, ये वाले एलिमेंट चाहिए, ये सामने वाले जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में है, इनको हम लोग डिस्प्लेस करवा सकते हैं क्या किसी से? वो खुद ज्यादा इतने रिएक्टिव हैं, हम लोग कैसे करवाएं उनको, किससे किससे डिस्प्लेस करवाएं? हाँ चलो ठीक है, एक आधा एलिमेंट आगे का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन जैसे कि पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना फिर? पोटेशियम के तो आगे तो है ही नहीं कोई अपने पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई वी कांट यूज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? द रीजन बिकॉज दे आर ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव, डिस्प्लेसमेंट वर्क्स ऑन रिएक्टिविटी लॉजिक। अगर रिएक्टिविटी ही इन एलिमेंट्स का हाई है, हम लोग डिस्प्लेस कैसे करवाएंगे उसको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पार्ट पार्ट बता दो इन द चैट बॉक्स, और प्लीज रेज द हैंड कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट भी काम नहीं करेगा इसमें। ओके, सो लेट अस गो फॉर समथिंग मोर, दूसरे ऑप्शन देखते हैं फिर। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन ही चूज करे क्या? और देखो ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन तो रिमूव करने का प्रोसेस रिडक्शन, प्रोसेस रिडक्शन ही यूज कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। कार्बन से कार्बन का रिडक्शन तो मेथड काम नहीं कर रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट का भी काम नहीं कर रहा है। अभी तीसरा इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, चलो देख लेते हैं तीसरा कैसा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ओके ठीक है, तो क्लोराइड फॉर्म में चाहिए वो। इतनी देर कौन से फॉर्म में लिया अपन ने, और ऑक्साइड फॉर्म में। अभी कौन सा ले रहे हैं, क्लोराइड फॉर्म में। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्यों और कैसे। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड whereas the chlorine is liberated at the anode। क्या कर रहे हैं, मेटल कहां पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, एंड whereas the chlorine is liberated at the anode, the positively charged reaction। ओके ठीक है, लेट अस सी। आपने सोडियम क्लोराइड अगर लिया NaCl, इसका रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो NaCl के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको सेपरेट करेंगे पानी के अंदर डालने के बाद, इट विल कन्वर्ट टू व्हाट, Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस है तो किसके पास जाएगा, किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता, कैथोड। ओके, तो ये कैथोड पे जमा होगा, और ये क्लोरीन किस पे जमा होगा, एनोड पे जमा होगा। बस हो गया, हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी हैव लेट्स से रिमूव्ड वो तुम्हारा क्या बोलते हैं जो ऑक्साइड था, या फिर उसके साथ जो भी चिपका हुआ है, हम लोग किसके थ्रू लेट्स से प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू रिमूव कर रहे हैं। अभी इज इट रियली नेसेसरी कि हर बार क्लोराइड्स हो? टेक्निकली नॉट। अगर आपका सोडियम ऑक्साइड भी है तो फिर भी काम करेगा। मुझे एक चीज बताओ, डू यू रिमेम्बर दैट रिएक्शन, वो इसका, एक मिनट लेट मी यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाने दो, मुझे खाली इतना बताओ वो इसके साथ क्या हुआ था। हमने स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शंस देखे थे कुछ, मेटल्स को जलाने के, मतलब लाइक ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन कुछ देखे थे। तुमको याद है मेटल को जब हम लोग जलाते हैं
तो वो पहले मेटल ऑक्साइड तैयार करता है, राइट। और मेटल ऑक्साइड को फिर से गर्म करने के बाद बेसिकली पानी के अंदर इट क्रिएट्स दैट, लेट्स से उसका कंप्लीट हाइड्रोक्साइड तो कुछ बनाता है। तुमको याद है सोडियम ने क्या किया था? सोडियम को जब जलाया था हमने, उसने Na2O बनाया था क्या? क्या उसने स्किप किया था? उसने स्किप किया था कि उसने सच में बनाया था? डू यू रिमेम्बर? शायद काफी समय हो गया उसको। लेट अस सी द रिएक्शन। तुमको याद नहीं आएगा वो। लेट मी शो इट टू यू अगेन। ओके, ये रहा। हाँ, अपना कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड बनाया, देखो यहाँ पर। मेटल से सपोज मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं ये वाला। और सोडियम का कहाँ है? हाँ, ये वाला। सी, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज, राइट। मतलब डायरेक्टली हमारे हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं। ओके, अभी आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। सपोज आपका अगर ज्यादातर सपोज बनने वाला है हाइड्रोक्साइड पानी के साथ, तो नेचर में हमको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे क्या? मतलब इज इट रियली पॉसिबल कि हमको हमेशा मिले? कि इज इट पॉसिबल कि वो पानी के साथ कंबाइन होके दे विल जस्ट क्रिएट NaOH एंड वी माइट नॉट नेवर गेट इट? क्या लगता है? इज इट पॉसिबल? समझ में आ रहा है कि तुमको ऑक्सीजन रहो कि क्लोराइड रहो, इट डजेंट मैटर वो किसके साथ है। लेकिन इसका क्या इशू है Na2O का? दिस इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल है। आपका NaCl कैसा है? सॉल्ट है, इट इज वेरी स्टेबल। तो उसका हम लोग कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपका जो Na2O है, पानी में डालने के बाद क्या बनेगा बोलो? ये रिएक्शन, सपोज मान लो यही रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये रिडक्शन वाली। Na2O को पानी में डाल दिया हमने, अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या होता है, क्या बनाते हैं ये लोग? अगर Na2O ने H2O पानी में डाल दिया, क्या बनाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। विच कंपाउंड विल बी क्रिएटेड इफ यू आर एडिंग Na2O इन H2H2? वेरी इजी। कौन सा कंपाउंड बनाएगा? NaOH टेकन ट्वाइस? NaOH टेकन ट्वाइस कि NaOH ट्वाइस क्यों बनाएगा? NaOH रहता है ना। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, सोडियम का 1, NaOH। ओके, सो NaOH अगर तुम्हारा बना है, इसको सेपरेट करना जरा हार्ड है, राइट। NaOH तुम्हारा केमिकल बन रहा है, राइट। इसको तुम सेपरेट करने के लिए काफी मुश्किल जाएगा तुमको। ऑब्वियसली यू कैन सेपरेट, बट टू सेपरेट दिस टू Na प्लस एंड OH माइनस वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये काफी स्टेबल कंपाउंड है। तो इसकी जगह पे हम लोग किसको यूज करते हैं? क्लोराइड फॉर्म्स की। इज इट पॉसिबल कि हम लोग इससे भी करवा दें? यस, लेकिन द मोस्ट प्रेफरेबल वे इज कि आप उसके क्लोराइड यूज कर लो, रादर देन गोइंग फॉर सोडियम ऑक्साइड यू गो फॉर सोडियम क्लोराइड्स। दैट विल बी मोर करेक्ट, उससे आपको जल्दी से मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, चलिए अब मुझे एक चीज बताओ। ये रिएक्शन कैसी होगी तुम्हारी वो एल एल्यूमिनियम की? एल्यूमिनियम की अगर हम लोग रिएक्शन करवा ही रहे हैं, तो एल्यूमिनियम को कैसे करवाएंगे? कौन सा लेंगे? ऑक्साइड लेंगे, क्लोराइड लेंगे? इतना डिस्कशन में एटलीस्ट तुमको उतना तो समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम को अगर रिमूव करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, व्हाट वी विल डू? वुड विल वी टेक क्लोराइड और ऑक्साइड? अभी देखे ना यार, कम ऑन। ओके, ओनली वन। सिर्फ एक ही दे पा रहे आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लोराइड। ओके ठीक है, तो क्लोराइड यूज करेंगे हम लोग। क्लोराइड को यूज करके हमारी रिएक्शन हो जाएगी फिर। AlCl3 को पानी में डालेंगे, इट विल क्रिएट Al3+ एंड तुम्हारा Cl-। एल्यूमिनियम किधर जमा होगा? चलो जल्दी से बताओ, एल्यूमिनियम किधर जमा होगा? एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, कैथोड की एनोड? पानी में डाल दिया हमने, Al3+ बन गया कैथोड। ओके, एंड व्हाट अबाउट Cl- एनोड? हो गया, हो गया, आपका पार्ट उतना हो गया। सो लेट मी जस्ट आस्क इट। मेन क्वेश्चन, रिफाइन करना भी क्यों पड़ता है? मतलब अभी हो गया ना, मेटल मिल गया, सब कुछ हो गया, रिफाइन क्यों करवाना? ओके, तो देर इज अ प्रॉब्लम। लेट अस सी क्या प्रॉब्लम है।
द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। प्रॉब्लम यह है कि जो भी हमको मेटल मिला ऊपर के रिएक्शन में वो सभी प्योर नहीं है। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्यूरिटी रहती ही रहती है, क्योंकि तुम कैसा है, तुम एक कंटेनर में कर रहे हो रिएक्शन, ऑब्वियसली कुछ इम्प्यूरिटीज रहने ही वाले, इवन तो अपने को मेटल मिला है और हमको प्यूरेस्ट फॉर्म का मेटल चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये चीज ध्यान में रखें। अब बच्चे इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक चीज ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के साथ हमको मेटल मिलता है, वो भी कैसा? इम्प्योर मेटल। ये प्यूरिटी बढ़ाने के लिए तुम ऐसा समझ लो, ये वाटर फिल्टर के जैसा है। मतलब इट इट फिल्टर्स योर मेटल, बेसिकली क्रिएट्स अ प्योर मेटल। मतलब ये रिएक्शन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन है, इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल कन्वर्ट कर लो। So electrolytic refining, many metals such as copper, zinc वगैरह are refined let's say electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode and this strip of pure metal is made cathode. Underline कर लो एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं कि जिसको प्यूरिफाई करना है वो कहाँ लगाएंगे, और जो हमारा प्यूरिफाइड मेटल मिलेगा वो उसको कहाँ लगाएंगे। ओके, देखो भाई, तुम बताओ, जो भी तुम सॉल्यूशन कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स में, मेटल कौन से आयन बनाता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तुम बताओ। चलो मान लो कुछ सॉल्यूशन ले लो, मेटल किस प्रकार के आयन बनाता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव बनाता है, एग्रीड। आयन क्रिएटेड बाय मेटल इज पॉजिटिव। ओके ठीक है, फिर कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? समबडी नेगेटिव। हु इज दैट समबडी नेगेटिव? पॉजिटिव है, मेटल आर पॉजिटिव आयंस। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, समथिंग नेगेटिव पे जाएगा, दैट समथिंग नेगेटिव इज व्हाट? कैथोड। एग्रीड। कैथोड पे जमा होंगे ना फिर वो प्योर, मतलब कैथोड पे प्योर जमा होंगे। ओके ठीक है, फिर इम्प्योर कहाँ लगाएंगे फिर? इम्प्योर कहाँ लगाएंगे? एक ही ऑप्शन बचा है, बोलो। अगर प्योर कैथोड पे जमा होने वाला है तो इम्प्योर कहाँ लगाएंगे फिर? एक तो यूज कर लिया ना अपन ने, तो कहाँ लगाएंगे अभी? एनोड पे। एक ही ऑप्शन बचा है, एनोड पे लगा दो, कैथोड पे जमा होगा। ओके ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये देखो ये रिएक्शन क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एनोड पे क्या लगाया है? इम्प्योर लगाया है। एनोड पे इम्प्योर मेटल लगाया उन्होंने, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो ये कॉपर है, कॉपर के आयंस बन रहे हैं CO2+, और वो किसके अंदर जमा हो रहा है? हमारे प्योर मेटल की तरफ, मतलब दैट इज कैथोड की तरफ जमा हो रहा है। यहाँ पे प्योर जमा हो रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर एनोड छोटा छोटा होता जाएगा और कैथोड बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये स्टेटमेंट एक बार बोलो, बराबर है क्या? ये रिएक्शन जब शुरू करेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद, एनोड छोटा 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 होता जाएगा, बिकॉज उसकी पूरी मतलब जो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है वो, एंड ऑल द आयंस विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कैथोड बड़ा बड़ा होगा। तो कैथोड के ऊपर अपने को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो भी हो कैथोड पे मिलेगा। और जो उसके अंदर का कचरा था, वो मेटल के अंदर का, एनोड के ऊपर का, वो सब नीचे जमा हो जाएगा। उसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। मड मतलब बेसिकली वो मड नहीं है, चिखल जैसा मड नहीं, बट टेक्निकली वी आर सेइंग इट इज एनोड मड, दैट मींस एनोड इम्प्यूरिटी। एनोड की जो गंदगी है हमारे मेटल के अंदर की, वो सब नीचे जमा हो जाएगी, इम्प्यूरिटीज, और हमको क्या मिलेगा? प्योर मेटल एट कैथोड। Okay. Now, next point. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities goes into the soluble, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode are known as anode mud. इसको अंडरलाइन कर लो। दो टाइप के इम्प्यूरिटीज वहां पे मिल रहे हैं, एक सोल्यूबल इम्प्यूरिटी कि जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, और एक इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटी मतलब जो डिजोल्व नहीं होंगे पानी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एनोड मड। बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एनोड मड ये इंप्यूरिटी है, लेकिन कैसी? इनसोल्यूबल। और सोल्यूबल इंप्यूरिटी कहां गई फिर? पानी में। सोल्यूबल इंप्यूरिटी कहां गई? पानी में गई। ओके, वाटर सोल्यूशन। चलिए, सो लेट मी आस्क यू अबाउट दिस, आंसर कीजिए।
पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनरल? मिनरल क्या होता है? मिनरल क्या होता है जिससे कि क्या मिलता है हमको? कोई एलिमेंट, कोई एलिमेंट मिलता है, कोई मेटल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल, राइट? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? ओर में ऐसा क्या रहता है? जल्दी बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। और वो वर्ड क्या है? कीवर्ड, कीवर्ड क्या है वो? ओर इज अ मिनरल, ओर इज अ मिनरल। हाँ लेकिन कैसा? ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच a certain element or metal can be extracted profitably. Profitably निकाल सकते, वही ना, commercially, मतलब the keyword we are looking for is profitably और commercially, commercial value जिसका है। गैंग के बारे में बताओ, गैंग क्या होता है? व्हाट इज गैंग? कैच करना। तुम्हारे को एक भी आंसर कैसे नहीं आ रहा है? चलो, तुमको लाइन भी बता देते हैं, बोलो अभी एटलीस्ट पढ़ के बता दो व्हाट इज गैंग। चैट सेक्शन में लिखो भाई, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स लिख दो, एटलीस्ट पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन एटलीस्ट कीवर्ड्स। गैंग क्या है, एक वर्ड में बता दो। चलो हाईलाइट करके दिए हैं अभी। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। बुक में देखो, कुछ भी करो, लेकिन आंसर बताओ। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। चलो भाई, बुक में देख के बताओ, नहीं तो कैसे भी करके बताओ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प, तुम्हारे से आना चाहिए। हाँ, एक बराबर है। गोल्ड। ओके, गोल्ड। और नहीं, अपने बुक के दे दो सीरीज के हिसाब से। गोल्ड एंड रिएक्टिविटी सीरीज के लास्ट के दो दे दो ना यार, लास्ट के दो में कौन है? सिल्वर एंड गोल्ड। हाँ, प्लैटिनम ऑल्सो, बट दो दे दो लास्ट के अपने जो रिएक्टिविटी सीरीज के हैं। गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? बोलो, कौन से मेथड रहते हैं मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए? आपने तो तीन तीन सीखे हुए हैं। बोलो। पहला, ओके, रिडक्शन, रिडक्शन। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और वो हम लोग ये यूज कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन? बट दैट इज फॉर क्लोराइड्स, राइट? क्लोराइड्स के लिए, वो ऑक्साइड्स के लिए नहीं। ओके, सो रिडक्शन विद कार्बन लिख देते हैं फिर, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। रिडक्शन विद कार्बन एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट विल वर्क फॉर अस, क्योंकि हमने जो ऊपर देखे थे ऑक्साइड के तो उतने बोले। हाँ, रही बात तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की, बट दैट इज ओनली फॉर क्लोराइड, सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए वो। ठीक है, चलिए लेट अस टॉक अबाउट करोजन नाउ। तो करोजन के बारे में तुमको ऑलरेडी पता है, सो हम लोग सिर्फ इसमें का ये देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सिल्वर का कलर क्या होता है, अंडरलाइन कर लो प्लीज, ये जस्ट डेटा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, हम सिर्फ देखेंगे कि क्या याद करना है इसमें से। सिल्वर का कलर क्या रहता? ब्लैक, अंडरलाइन कर लो। एंड वो क्यों होता है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म लेट्स से कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। हमने पहले लेसन में क्या देखा था? सिर्फ मेटल और कलर देखा था, मतलब मेटल और करोजन होने के बाद कौन सा कलर बनता है, खाली इतना ही देखा था। बट हमने ये नहीं देखा था कि क्यों बनता है। सो लेट्स से सिल्वर आर्टिकल आपका ब्लैक, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करके बनाता है वो? सिल्वर सल्फाइड बनने के बाद होता है, मतलब इट रिएक्ट्स विद सल्फर, क्रिएट सिल्वर सल्फाइड, और वो ब्लैक कलर किसका रहता है फिर? सिल्वर सल्फाइड का होता है। Copper reacts with moist carbon dioxide in air and slowly loses its shiny brown surface and grains green coating। हाँ, तो ये भी पता है हमको, कॉपर ग्रीन कोटिंग बनाता है, लेकिन ग्रीन कोटिंग होती किसकी है? तो दिस ग्रीन कोटिंग इज कॉपर कार्बोनेट, अंडरलाइन कर लो। किसकी कोटिंग होती है वो? कॉपर कार्बोनेट की। मतलब एटमॉस्फेयर के किसके साथ रिएक्ट करेगा वो? CO2 के साथ। ठीक है। तीसरा, आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? मॉइस्ट एयर एंड क्रिएट्स अ ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस, वो तो ऑक्साइड रहता है, राइट? आयरन ऑक्साइड।
कैन वी हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं? बोलो। सिल्वर, कौन सा कलर रहता? ब्लैक। ओके। किसके साथ रिएक्ट करता है? किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फर के साथ, कि जो आपके एयर में है। और क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। ओके, तो सिल्वर सल्फाइड बना, सिल्वर सल्फाइड। ओके। सेकंड, कॉपर के बारे में बताओ। कॉपर का कलर क्या होता है? ग्रीन। ओके, किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। मतलब ये ग्रीन कलर किसका रहता है? कॉपर कार्बोनेट का रहता है। और ब्लैक कलर किसका रहता है? सिल्वर सल्फाइड का होता है। अब एक लास्ट वाला बचा है, आयन। ओके, आयन का कैसा रहता है? रेड ब्राउन। ठीक है, रेड ब्राउन रहता है। और किसके साथ रिएक्शन कर लेता है बेसिकली वो? मतलब मॉइस्ट एयर के साथ। मॉइस्ट एयर। और क्या बनाता है? ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड बनाता है। बस हो गए। इतना ही याद करना है क्या? मतलब पहले लेसन में हमने कलर याद रखे, इस लेसन में क्या याद रखना है? किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। मतलब वो कलर किसका है, आपको ये याद रखना है। तो ये लिस्ट है, पहले लेसन के जैसा याद कर लो, बस सफिशिएंट। ओके। ये क्या कर रहे हैं? 3 टेस्ट ट्यूब क्लीन आयन नेल्स। ओके, लेबल टेस्ट ट्यूब, pour water in test tube A and cork it. Pour boiled distilled water in test tube B, add 1 ml of oil and cork it. Put some anhydrous calcium chloride in test tube C and cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture in any form the air. Leave these test tubes for a few days and observe. Okay, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है, सबसे पहला उन्होंने क्या किया है। पहले टेस्ट ट्यूब में पानी डाला, उसके अंदर आयन नेल्स डाल दिए, ऊपर से बंद कर दिया। दूसरे इसमें क्या किया? नेल्स डाले, पानी डाला, उसके ऊपर ऑयल डाला और फिर बंद किया। तीसरे इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड को डाला और ऊपर से बंद कर दिया। तो इसमें रस्टिंग किसमें होगी? सिर्फ पहले वाले में। रस्टिंग किसमें होगी? सिर्फ पहले वाले में। दूसरे और तीसरे इसमें क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे इसमें ऊपर ऑयल का लेयर है, यहाँ पे भले ही ऑक्सीजन है, भले ही यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, लेकिन वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा। ऑक्सीजन चाहिए ना तुमको, मॉइस्ट एयर के साथ बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर इज ऑक्सीजन ऑल्सो। तो कट ऑफ हो रहा है, उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है इसको। तो ये पानी के अंदर रहने के बावजूद क्या होंगे? रस्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर लेयर है ऑक्सीजन अपना, इसका ऑयल का। और तीसरे इसमें ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैन समबडी टेल मी, कैल्शियम क्लोराइड को हमने और किधर किधर यूज किया था? In the chat section, if somebody remembers where we had used this, something called as rehydrating agent. हाँ, लेकिन विच रिएक्शन, कुछ कुछ याद है? HCl, गार्ड ट्यूब क्या? गार्ड ट्यूब के अंदर का, आई होप यू रिमेम्बर, गार्ड ट्यूब कुछ यूज किया था अपन ने, जब HCl के आपकी गैस बन रही थी। और रिएक्शन किसमें था वो? सोडियम क्लोराइड एंड H2SO4, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड, जिसके अंदर हमारा वो Na2SO4 बन रहा था और HCl बन रहा था, दैट रिएक्शन। ओके। So in the test tube, the nails are exposed to both air and water. The test tube B, the nails are exposed to only water but not air. And the nails in test tube C are exposed only to dry air. So what does this tell us about the condition in which iron articles rust? चलो बताओ, दो कंडीशन है कि एक कंडीशन है रस्टिंग होने के लिए? दो कंडीशन है, राइट? क्या क्या लगता है? वाटर, एयर, दोनों चाहिए। वाटर, ये दोनों चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इसका कोई कंबाइंड वर्ड है? हाँ है ना, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर इज द कंबाइंड वर्ड। कैसे? देखो, मॉइस्ट का मतलब क्या है? पानी वाला, पानी आ गया। और एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है उसमें। अभी ठीक है। मॉइस्ट एयर इज द रिक्वायरमेंट, मतलब पानी और वो एयर दोनों लगता है। चलिए पूछ लेते हैं इसमें से अगर कुछ डाउट है तो। कोरोजन को रुकाने के लिए, सो लेट अस सी कोरोजन के अलग अलग मेथड्स क्या हैं स्टॉप करने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। वाओ। पेंटिंग मतलब क्या? मतलब हम लोग इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा रहे हैं,
आयन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो समझ में आता ही होगा। पेंट मार लो, बहुत सारे इसमें पेंट मारते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के अंदर कुछ कूलर होगा, डेजर्ट कूलर या फिर और कोई आयन का चीज, उसको पेंट मार के रखते हैं। तो पेंट क्यों मारते हैं? खराब ना हो इसलिए। ऑयलिंग, ऑयलिंग भी करवा सकते हैं, उसकी वजह से भी वो कांटेक्ट में नहीं आता। तुमने अभी देखा था, ऑयलिंग अगर करवाते हैं तो आपका आयन रस्ट नहीं होता। ग्रीजिंग, सेम चीज, ग्रीज लगाओ या फिर ऑयल लगाओ, अलग अलग लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स हैं वो। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या रहता है? आयन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजिंग मतलब क्या? आयन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं एंड फिर वो प्रोटेक्टेड रहता है, आपका जो आयन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। व्हाट इज क्रोम प्लेटिंग? तुमने तुम्हारे साइकिल का वो चमकने वाला हिस्सा देखा है? वो हैंडल बिंडल जो सामने का बहुत चमकता है, लिटरली बहुत ही ज्यादा शाइनिंग रहती है उसकी, वो क्रोम प्लेट्स रहते हैं, क्रोम प्लेटिंग रहती है उसको। ये टायर्स के इसको भी करते हैं, जो आपके गोल्स रहते हैं वो। तो क्रोम प्लेटिंग इज बेसिकली उसके ऊपर क्रोम चढ़ाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रोम प्लेटिंग। दैट इज आल्सो अनदर वे टू प्रोटेक्ट योर आयन। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग तुमको चैट सेक्शन में लिख सकते हो ये हमने कहाँ देखा था, कौन से मेटल के रिलेटेड देखा था ये चीज हमने? एनोडाइजिंग, इफ यू कैन रिमेंबर हमने कौन से रिएक्शन के रिलेटेड देखा था ये? एल्यूमिनियम के, राइट? एल्यूमिनियम के रिएक्शन में देखा था। ओके अब तुम बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, एल्यूमिनियम को हमने उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ाया था, राइट, पानी के ऊपर। आयन को वैसा कर सकते हैं क्या हम लोग, पानी एंड ऑक्सीजन का लेयर चढ़ाने का? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? बहुत ही बेकार आइडिया है वो। मतलब तुम रस्टिंग करवा दोगे लिटरली। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करना? आयन को आप एनोड पे लगाओ और कोई दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाओ ना उसके ऊपर। एनोडाइजिंग इट डजंट नेसेसरीली मीन कि ऑक्सीजन के साथ ही करवाना है। यू कैन, यू कैन यूज सम अनदर मेटल टू डिपॉजिट ऑन द एनोड, ठीक है। एंड एलॉयज करके भी आप कर सकते हो, कोरोजन को रुका सकते हो, एलॉयज विच विल स्टॉप। सो गैल्वेनाइजेशन एग्जाम के अंदर आपको ये पूछेंगे मेनली गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। छोटा सा एक पतला सा लेयर चढ़ाते हैं आयन के ऊपर जिंक का। The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can you reason this out? Okay. तो वो पूछ रहे हैं, तुम इसका रीजन बता सकते हो क्या? रीजन क्या बताने का उसमें? तुम्हारा आयन अगर है ये, उसके ऊपर तुमने जिंक की कोटिंग लगाई, ये ऐसी तुमने जिंक की कोटिंग लगाई, मान लो वो जो ऑरेंज कलर है वो जिंक की कोटिंग है, तो पहले वही खराब होगा ना, अंदर का आयन तो प्रोटेक्टेड रहेगा। पहले बाहर का लेयर खराब होगा, फिर अंदर का लेयर खराब होगा। ओके, तो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करता है क्या फिर जिंक? नॉट फॉर एवर बट डेफिनेटली जितने दिन तक तुम कोटिंग रखते हो उतने दिन तो प्रोटेक्ट करेगा उसको, आयन को, जिंक। Alloying is a very good method for improving the properties of a metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. Okay, तो इसको समझ के लेते हैं, आयन को प्योर स्टेट में क्यों यूज नहीं करते? तो तुमको पता है क्या प्योर स्टेट के आयन को क्या बोलते हैं? जनरल नॉलेज, तुम्हारे असेंबली में कभी पूछा गया क्वेश्चन ये, प्योर स्टेट के आयन को क्या बोलते हैं? नहीं, और क्यों बोलेंगे? ओके, माइट नॉट नो, इसको सॉफ्ट आयन बोलते हैं। सॉफ्ट आयन, सॉफ्ट आयन क्यों बोलते हैं उसको? सॉफ्ट मतलब वो लिटरली वैसा सॉफ्ट नहीं रहता, मतलब लाइक हाउ कैन आई पुट इट, मतलब जैसे कि तुम्हारा वो ये रहता है नॉर्मल कोई चीज की जो टूट जाती है उतना सॉफ्ट नहीं होता है वो, लेकिन रिलेटिव, जैसे कि अभी तुम पिक्चर में तुमने डायलॉग सुने होंगे, ये लोहे का हाथ है, लोहे का पैर है, क्या वो हीरो डायलॉग मारते रहता, हाँ? तो वट एवर, वो हम कॉन्सेप्ट क्या रहता है, लोहे का क्यों बोलते हैं लोहे का हाथ है? वो इसलिए क्योंकि हम लोग सिंबलाइज करते हैं कि आयन बहुत पावरफुल है, राइट, इट्स वेरी स्टर्डी, टूटता नहीं है वगैरह, हमारे दिमाग में वो लॉजिक है। सॉफ्ट आयन कैसा है ना, उसके अंदर उतना पावर नहीं रहता जितना हम लोग बोल रहे हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा लोहे का हाथ है, तो वो सॉफ्ट आयन का नहीं रहता। सॉफ्ट आयन कैसा है, थोड़ा सा वीक रहता है, मतलब उतना भी वीक नहीं कि तुम दो हाथ से उसको तोड़ दो, लेकिन वो ऑलमोस्ट वीक होता है। तो इसको स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कार्बन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कार्बन, कार्बन, नॉन मेटल। ओके, तो आयन को हम लोग हीट करते हैं कार्बन के साथ, बहुत ही कम रहता है वो 0.05, लेकिन उसकी वजह से ना आपको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग आयन मिलता है। स्ट्रॉन्ग आयन जिसको फौलाद बोलते हैं ना हम लोग, स्ट्रॉन्ग आयन। और इसको हम लोग यूज करते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया है ना कि आयन बहुत स्ट्रांग रहता, वो ये आयन है, वो ये आयन नहीं है।
कि जो मतलब बिल्डिंग को संभाल सकता है, या फिर किसी को फाउंडेशन में जो डालते हैं हम लोग, वो सॉफ्ट आयन नहीं रहता, वो स्ट्रॉन्ग आयन रहता है, मतलब बेसिकली लाइक कार्बन प्लस आयन। और कितना तुम परसेंटेज देखो ना कितना कम है, 0.05 डाला है सिर्फ। व्हेन आयन इज मिक्स्ड विद निकेल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। अंडरलाइन कर लो इसको। आपको आयन के साथ क्या मिक्स करना है, निकेल एंड क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील मिलता है। एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछते हैं ये कि आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या डालना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, निकेल क्रोमियम एंड सपोज तुम्हारा कौन सा आयन, तो इसको NiC के शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रखो, निक निक। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या लगता है आपको, निकेल, आयन एंड तुम्हारा क्रोमियम। और एक चीज, इसके अंदर हम लोग कार्बन डालते हैं क्या, यस वी डू ऐड, थोड़ा सा कार्बन डालते हैं, दैट इज 0.05%। दस इफ आयन इज मिक्स्ड विद सम सब्सटेंस, अच्छा हाँ ये देख लो, तुम्हारे घर के अंदर स्टील के प्रोडक्ट्स होंगे, क्या वो उनका कोरोजन होता है, घर के अंदर कुछ होगा ना, ग्लास या फिर एनी काइंड ऑफ यूटेंसिल, प्लेट होगी स्टेनलेस स्टील की, रस्ट नहीं होती राइट वो, लेकिन वो तो आयन से बनी है। हम लोग तो कितना भी उसको पानी से धोते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी खराब नहीं होती। तो दैट मीन्स कि आयन भले ही आयन भले ही रस्ट होता हो, लेकिन आयन का एलॉय रस्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एलॉय रस्ट होने के चांसेस नहीं है, आयन रस्ट होगा लेकिन एलॉय रस्ट नहीं होगा। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal or non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non-metal. इसको अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे आपको, एलॉय होता क्या है, व्हाट इज एलॉय। ओके, तो देख लो भाई, एक तो आप एलॉय बनाने के लिए एक तो आप मेटल के साथ मेटल मिक्स करो, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल मिक्स करो, लेकिन मेटल होना जरूरी है। एलॉय बिना मेटल के नहीं रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एलॉय के अंदर मेटल मेटल करो, नहीं तो मेटल नॉन मेटल करो, बट नॉन मेटल नहीं चलता है, दैट इज नॉट एलॉय। इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग लेट्स से बाय फर्स्ट, ये तो होमोजीनियस तो तुमको नाइन्थ में हुआ होगा, होमोजीनियस मतलब इतना प्रॉपरली मिक्स्ड होता है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, हेट्रोजीनियस नहीं रहता, होमोजीनियस रहता। It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other elements in the definite proportion. तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले मेल्ट करते हैं, जैसे कि आयन को मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करके उसके अंदर क्या डालेंगे, निकेल डालेंगे, क्रोमियम डालेंगे। इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, बाकी कुछ नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अभी प्योर गोल्ड की बात करते हैं। प्योर गोल्ड मतलब कितना होता है, 24 कैरेट गोल्ड जो हम लोग बोलते हैं, तो ये सॉफ्ट होता है। तो जैसे आयन का इश्यू है ना, वैसा गोल्ड का भी है, मतलब प्यूरेस्ट जनरली कैसा है, हम लोग बोलते हैं कि प्योर गोल्ड पहनना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, 24 कैरेट का जो गोल्ड रहता है वो सबसे प्यूरेस्ट गोल्ड है, लेकिन वो टूटने के चांसेस रहते हैं, मतलब तुम उसको एज अ ऑर्नामेंट पहन नहीं सकते, मतलब हाथ का कड़ा बोलो या फिर सपोज कोई ज्वेलरी बोलो, आप उसको पहन नहीं सकते क्योंकि वो टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो प्योर गोल्ड को नंबर क्या है, 24। तो 24 मतलब 24 पार्ट्स बेसिकली। तो 24 के अंदर हम क्या करते हैं, 22 गोल्ड के लेते हैं, 22 गोल्ड के लेते हैं, और जो दो बचे हैं ना एक्स्ट्रा पार्ट्स, वो हम लोग एक तो कॉपर डालते हैं उसके अंदर, नहीं तो सिल्वर डालते हैं। अब तुम सोचोगे, अब ये तो सर मिलावट हो गई, मतलब ये तो आगाऊपना है कि हम लोग गोल्ड वाले के पास जाएंगे और फिर वो अपने को 22 कैरेट का मतलब 24 कैरेट का गोल्ड सपोज लेट से 22 के जैसा दे रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 24 कैरेट का गोल्ड तुम लिए तो भी कुछ फायदे का नहीं है क्योंकि टूट जाएगा वो। इसके जगह पे तुम 22 का ले लो, 22 प्लस उसके अंदर दो पार्ट्स को किसका डाल देगा, कॉपर नहीं तो सिल्वर, डिपेंडिंग ऑन तुम क्या मांग रहे हो, तो उसके हिसाब से वो देगा, और आपका फिर वो मटेरियल टूटेगा नहीं। राइट, सो व्हाई यू चेंज दिस प्रॉपर्टी, आपने प्यूरेस्ट फॉर्म का क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो टूट जाता है। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। एलॉय का एक सेपरेट टाइप दिया तुमको, अमलगम। ओके, अमलगम क्या है, देखो अमलगम एक ये ऐसा है, अमलगम के अंदर मर्क्यूरी कंपलसरी है, मर्क्यूरी इज कंपलसरी, उसके अंदर एक्स्ट्रा तुम क्या डालते हो तुम्हारा प्रॉब्लम, लेकिन अमलगम मतलब क्या, एलॉयज ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के एलॉयज। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट प्योर मेटल्स। इज इट ट्रू, आपने इलेक्ट्रिसिटी लेसन में पढ़ा हुआ है, रीजन बता सकते हो क्यों, रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा रहता है, एलॉय का कि प्योर मेटल का,
हमने देखा था ना रेजिस्टिविटी केस में, एलॉयस का कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है, राइट? ओके, सो हाई रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय का हाई रेजिस्टिविटी होता है। चलिए अब ये दो एग्जांपल याद कर लो, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये एग्जाम में बहुत बार आता है रे भाई। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसको प्लीज ये देख लेते हैं क्या है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये एग्जाम में इतनी बार पूछते हैं कि क्या बोलना। दोनों के अंदर, एक के अंदर क्या है कॉपर एंड जिंक है, एक के अंदर क्या है कॉपर एंड टिन है। मतलब दोनों के अंदर कौन सा मेटल कॉमन है? कॉपर। कॉपर तो पक्का है, लेकिन एक के अंदर क्या है? जिंक है, और एक के अंदर क्या है? टिन है। टिन, टिन मतलब बेसिकली उसको टिन बोलते हैं, एस एन सिंबल है उसका। एंड ब्रास के अंदर क्या डालेंगे? कॉपर एंड ये क्या बोलते हैं? जिंक। ओके, सो लेट अस हैव शॉर्ट फॉर्म, इसको देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म वगैरह कुछ है क्या, मतलब कुछ ट्रिक वगैरह। देखो, अपने को मेडल कौन से मिलते हैं कोई भी कंपटीशन जीतने के बाद? मेडल कौन से रहते हैं? गोल्ड, सिल्वर और ब्रास रहता कि ब्रॉन्ज रहता? तीसरा मेडल ब्रॉन्ज रहता ना, तीसरा मेडल क्या रहता? ब्रॉन्ज रहता, राइट? ओके, सो ब्रॉन्ज आप ऐसा समझ लो कि आपको मेडल तो मिला है कंपटीशन में, लेकिन किसका दिया है? टिन का दिया है। तो ऐसा इस हिसाब से याद रखो। हम लोग बोलते हैं ना टीन के डिब्बे वगैरह, तुमने वो डब्ड मूवीज में सुना होगा, साईफाई मूवीज में वो रोबोट्स को बोलते हैं टीन के डिब्बे, मतलब समथिंग लाइक जस्ट एक ऐसी चीज की जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद भी तुम्हारा कुछ ज्यादा वैल्यू तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वैल्यू किसकी होती है? गोल्ड, गोल्ड मेडल की। ब्रॉन्ज का मेडल मतलब तुमको कौन सा दिया है? कचरे का उठा के दिया है, दैट इज टिन वाला। कॉपर एंड टिन, दैट्स इट। अभी ये वंडर देख लेते हैं, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं कुतुब मीनार का, ये आपको आएगा नहीं, आपको इंटरेस्ट है तो बाद में पढ़ लेना। ये कुतुब मीनार का सपोज लेट से आयरन पिलर है, वो रस्ट नहीं होता है, तो दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि भाई उसका, उसको बनाया कैसे गया था एंड ऑल, उसके पीछे काफी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, बट हम लोग उसके डिटेल नहीं देखने वाले। वो खाली खराब नहीं होता है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए इसके आंसर्स। मेटलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर आर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। जिंक ऑक्साइड with this, in which case will you find displacement reaction taking place? चलो भाई जल्दी बताओ किसमें हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? जिंक और जिंक ऑक्साइड के साथ पॉसिबल है क्या? नहीं, राइट? जिंक और जिंक का कैसे होगा? माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज एंड प्यारा सुप्रीम कोर्ट, चलो जल्दी जल्दी बताओ। जिंक और मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम होगा? यस, जिंक एंड मैग्नीशियम, यस। कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड, कॉपर यहाँ पर है, कॉपर कुछ ज्यादा ही दूर है, नहीं होगा, राइट? ओके, मैग्नीशियम एंड जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक, नहीं जिंक रिएक्टिव नहीं है, नहीं होगा। व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैसे होगा? कॉपर मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एंड जिंक, यस। मैग्नीशियम एंड कॉपर, यस। कॉपर एंड कॉपर। विच मेटल्स डू नॉट करोड इजीली? बोलो भाई, कौन से मेटल इजीली करोड नहीं होते? वो लो रिएक्टिविटी वाले बता दो, लो रिएक्टिविटी वाले, राइट? लो रिएक्टिविटी एंड एग्जांपल बता देना। लो रिएक्टिविटी मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाट आर एलॉयज? ओके, एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है? होमोजीनियस, ओके होमोजीनियस। एंड व्हाट इज कंपलसरी, मेटल की नॉन मेटल? कंपलसरी क्या है? मेटल, मेटल इज कंपलसरी, ओके ठीक है। सो मेटल तो रहना ही चाहिए, बाकी आपके आपके हिसाब से देख लो, राइट? मेटल एंड नॉन मेटल या फिर मेटल एंड मेटल? चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर, अगर इसमें से है तो। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे,
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है, आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है। लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Live 10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है
कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व वन क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 days की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12, सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें, AS Live 10, और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं,
और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5th जुलाई एंड 30th नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5th जुलाई से शुरू हुई है 30th नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।